नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज है 12 जून 2023 और 12 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है। इस रैंकिंग के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था और आपको बताया था, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में तो बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम बात करें इंजीनियरिंग संस्थानों की, तो ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरी है जो कि बिहार के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी पिछले वीडियो में आपको दिया गया था। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो मंथली करंट अफेयर्स वाला हमारा सीरीज है वो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह किया गया है। चलिए अब यहाँ पर आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना के बाद बिहार का दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल आम लोगों के लिए खोला गया, कहाँ पर खोला गया है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यही बनता है कि ये कहाँ पर खोला गया है या फिर कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि पटना के बाद ये दूसरा तारामंडल है। आपको हमने कई बार जानकारी दिया है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न में हमने वो इंगित नहीं किया है। तो आपको मालूम होगा ये दूसरा तारामंडल बिहार के दरभंगा में है। तो आम लोगों के लिए अभी हाल ही में यह तारामंडल खोला गया 10 जून 2023 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस टॉपिक से या फिर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में दरभंगा में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत आम लोगों के लिए 10 जून 2023 से की गई है। हालांकि स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह पहले ही खोल दिया गया था, वो भी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो यह राजधानी पटना के बाद राज्य का अर्थात बिहार का दूसरा तारामंडल है। ये पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में हम बात करें तो 2018 में इसके निर्माण कार्य के लिए कुल 164 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा हो गया था तथा इसका दूसरा चरण जनवरी 2023 में पूरा हुआ, जिसके बाद इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, जो सिर्फ स्कूली छात्र छात्राओं के लिए खोला गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, आंशिक तौर पर जो ये खोला गया स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, कह सकते हैं एक प्रकार से आंशिक तौर पर इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जो कि 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लेकिन अभी हाल ही में 10 जून 2023 को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में दरभंगा तारामंडल के दृश्य को देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ दिखती है। हालांकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में चर्चा किया पटना तारामंडल के बारे में, जो कि बिहार का पहला तारामंडल है जो कि राजधानी पटना में है। तो इसके बारे में ही जानकारी देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पटना तारामंडल पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। 20 जुलाई 1989 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में 11 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था कुल 11 करोड़ रुपए की राशि से, यानी कि इसकी जो लागत है वो है 11 करोड़ रुपए, जो कि इसके लिए आवंटित किया गया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया दरभंगा तारामंडल की, जो कि 164 करोड़ रुपए इसके लिए मतलब आवंटित किया गया था। 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, 2018 में ही यह राशि आवंटित की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। ये सारी बातें ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर पटना तारामंडल की बात करें तो पटना तारामंडल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहाँ पर सारे विकल्पों को देखिए, विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजयी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इनसे संबंधित सारी बातों की यहाँ पर हम चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने हाल ही में
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया है। दरअसल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की। इन्हीं की यह पुस्तक है जिनका नाम मृत्युंजय है, यानी कि इस पुस्तक का नाम मृत्युंजय है, जो आप यहाँ पर इसके कवर पेज को भी देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पर अगले पॉइंट में अगर हम बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की, तो वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। हालांकि यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक वे बिहार के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बतौर मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका जो कार्यकाल था वो था 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989, जो कि बिहार के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया था या फिर सेवा दिया था। अगला पॉइंट है कि भागवत झा आजाद का 2011 में लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, सुधार कर लेंगे। लंबी बीमारी के बाद 2011 में इनका निधन हुआ। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से संबंधित आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक का नाम है मृत्युंजय, जिसका अभी हाल ही में विमोचन बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर ए में जो आप देख रहे हैं रेत की समाधि, इस पुस्तक के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। एक्चुअली ये एक प्रकार का उपन्यास है, टर्म ऑफ सैंड या फिर रेत की समाधि। इसके रचनाकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक कह सकते हैं उपन्यासकार है गीतांजलि श्री, हिंदी के उपन्यासकार है, उन्हीं के द्वारा इसे लिखा गया है। और आपको ध्यान रखना, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इस पुस्तक को या फिर इस उपन्यास को सम्मानित किया गया। ये जानकारी आपको याद होगा, हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक्स के बारे में। ये बुक्स रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट बुक्स वैसे छात्रों के लिए लाभदायक होगा जो कि बिहार में बीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखिएगा, इस बुक को बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। निश्चित तौर पर यह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतर आकलन होगा। आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके लिए उपलब्ध है, यानी कि यह बाइलिंगुअल है। आप इस दोनों बुक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आप इसे अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक जरूरी बात यह भी है कि ये बुक्स आपके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के लिए उपलब्ध है। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है। देखिए, इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी हाल ही में जो राउंड टेबल मीटिंग आयोजित हुई, ये कहाँ आयोजित हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में 8 जून 2023 को दोनों देशों के उद्योग संगठनों के साथ अपनी पहली गोलमेज संयुक्त बैठक की है। दरअसल बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त डेविड पाइन द्वारा किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 जून 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी हाल ही में ये राउंड टेबल मीटिंग आयोजित हुआ, यानी कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ या फिर गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित हुआ। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है गोलमेज की, यहाँ से पहले भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, वो सारी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। जैसे कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, ये तीनों के तीनों लंदन में आयोजित हुए थे। तीनों की तिथि को आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं। इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ और ये कब समाप्त हुआ, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में सारी की सारी जानकारी आप यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि गोलमेज सम्मेलन, जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, तीनों लंदन में आयोजित हुआ, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये आयोजित किया गया। दरअसल यहाँ पर इसके बारे में आसान शब्दों में कुछ जानकारी लिखी गई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं औपनिवेशिक भारत की, जिस समय में, यानी कि औपनिवेशिक जो कार्यकाल था, जिस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिस प्रकार से औपनिवेशिक देश के रूप में भारत का इस्तेमाल किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तभी की यहाँ पर बात हो रही है। दरअसल नमक सत्याग्रह जब हुआ था तो इसके कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा।
दरअसल अंग्रेजों के मन में या फिर दिमाग में इस तरह की जो कह सकते हैं भावनाएं थी वो उत्पन्न हो रही थी। तो इस लक्ष्य को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। तो अंग्रेजी हुकूमत के मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगी और इसी दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। यहाँ पर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में संबंधित प्रश्न जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर चीजों को शामिल किया है। जैसे कि पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 19 जनवरी 1931 को चली थी। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इस तरह के इतनी सारी जानकारी प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पूछे जाते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी थी भारत की, इससे एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था। जबकि वहीं पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 सितंबर को हुई, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चली। और कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी सिर्फ इसमें भाग लिए थे। तो यहाँ से प्रश्न अराइज ये होता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया, जो कि महात्मा गांधी के रूप में कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। वहीं पे हम अगले तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसकी अवधि थी 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौते के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक अहम जानकारी यहाँ पर हमने नीचे दर्शाया है। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के भाग का नाम पाकिस्तान या फिर ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एग्जाम में आपके बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो किनके द्वारा किया गया। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित इस प्रकार की इतनी सारी जानकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जहां से हमें लगता है कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। उसी चीजों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष रखा गया है। पहला पॉइंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी ये 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। दरअसल एग्जैक्ट डेट है 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। चौथा पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक और अहम है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन एसएस राजपुताना नामक पानी के जहाज से गए थे। तो इतनी सारी जानकारी भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारी बातें यहाँ से खास करके गोलमेज सम्मेलन से ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक सारी बातें आपकी समक्ष रखा। फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण क्षेत्र में पहला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है। देखिए, इस प्रश्न के आधार पर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो पहला स्थान मिला वो तेलंगाना को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 यानी कि 2023 इन फिंगर्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए या फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात, गोवा तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के बारे में भी जानकारी ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट में तो राजस्थान, नागालैंड और बिहार नीचे से मतलब निचले पायदान से मतलब सबसे अंतिम राज्यों की सूची में है। यानी कि इस दृष्टिकोण से ध्यान रखें तो बिहार इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है राज्यों की श्रेणी में पूरे भारत में।
अगले पॉइंट की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आया, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। वहीं पर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली सबसे आगे, यानी कि दिल्ली शीर्ष पर रहा। दिल्ली के बाद सिक्किम, गोवा, मिजोरम का स्थान है। आधारभूत संरचना और मानव विकास की बात करें तो इस कैटेगरी में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि इस कैटेगरी में सबसे अंतिम स्थान पर रहा झारखंड। तो इतनी सारी जानकारी ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर रिपोर्ट के बारे में यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। हालांकि बिहार के संदर्भ में जो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया कि पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन करने के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर है, लेकिन बिहार जो है, अपना बिहार, ये सबसे अंतिम स्थान पर है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके संबंध में बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी है, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षों का जो क्षेत्र है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यानी कि प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो संपूर्ण वन आवरण क्षेत्र का 24.62% जो क्षेत्र है वो वन का आवरण है, या फिर उसमें वन का आवरण है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो जबकि बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन का आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% ही है। तो ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो बातें निकलकर सामने आई है कि बिहार में जो वन का आवरण है प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो महज 7.84% है। हालांकि एक जानकारी 2 से 3 दिन पहले हमने आपको दिया था कि राज्य सरकार जिस प्रकार की क्लेम करती है कि बिहार में जो वन का आवरण है वो 15% है और इसे बढ़ाकर अब 17% किया जाए, इस प्रकार का निर्देश नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में दिया है। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। तो दोनों दृष्टिकोण को ध्यान रखिए, राज्य सरकार क्या क्लेम करती है या फिर जो वन स्थिति रिपोर्ट आई भारत सरकार की उसके आधार पर कितना वन का आवरण है, इस प्रकार से दोनों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो विश्व बैंक के आधार पर हम बात करें तो इसे घटाकर किया गया 6.3%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट की बात करें तो इस नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर, जो कि जून 2023 में भी हाल ही में आई, तो इस रिपोर्ट के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर जो रहेगी ये 6.3% रहने का आकलन किया गया है या फिर अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक की तरफ से। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको 2 दिन पहले दिया था कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। आपको ध्यान होगा, विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया है। अजय बंगा के नाम की जो सिफारिश की गई थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया था। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें राष्ट्रपति थे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने, तो ये भी ध्यान रखिए। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो 46वें राष्ट्रपति वो जो बाइडेन है, उन्होंने ही अजय बंगा के नाम की सिफारिश की थी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में, जो भी हाल ही में 14वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये ध्यान रखें, इनका नाम है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी है। और इस प्रकार से अजय बंगा के संदर्भ में एक जानकारी ये ध्यान रखिए कि अजय बंगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की अध्यक्षता करने वाले पहले और श्वेत व्यक्ति हैं या फिर पहले भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो इस लिहाज से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो अजय बंगा या फिर उनका जन्म 10 नवंबर 1959 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी संस्था है जो कि हाल ही में भारत के विकास दर का आकलन की है। यहाँ पे मूल रूप से आप ये ध्यान रखिए, वित्त वर्ष 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। तो एक नवीनतम डेटा है, एकदम अपडेटेड डेटा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का वृद्धि दर रहेगा 6.5%, जो कि जून 2023 का ये डेटा है। क्रिसिल के आधार पर हम बात करें तो 6%, रेटिंग एजेंसी फिच के आधार पर हम बात करें तो 6%, एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के आधार पर देखें तो 6.7%। वहीं पे विश्व बैंक के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, ये 6.3% रहने का आकलन किया गया है।
तो ये कुछ विभिन्न संस्था है जो कि भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का आकलन की है। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी आपको ध्यान रखना है, ये समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है, तो इस चीज़ को आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में ये कब जारी हुआ उसकी जानकारी यहाँ पर सभी में दे दिया है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाटा ग्रुप। अब यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दे दूं कि भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह टाटा ग्रुप को हाल ही में देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब मिला है। दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट के आधार पर या फिर रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखिए, अतः टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिसने 25 अरब डॉलर की मूल्य वैल्यू बनाई है, यानी कि 25 अरब डॉलर से अधिक की मूल्य वैल्यू बनाने वाला ये पहला इंडियन ब्रांड है टाटा ग्रुप या फिर टाटा समूह। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चूंकि यहाँ पर टाटा ग्रुप की बात हो रही तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था कि टाटा ग्रुप ने गुजरात में भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। दरअसल टाटा ग्रुप शुरुआत में इस प्लांट पर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर प्रोडक्शन क्षमता होगी वो 20 गीगावाट प्रतिदिन की होगी। तो ये सारी बातें यहाँ से संबंधित है। अब यहाँ पर चूंकि बात हुई लिथियम आयन सेल के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। सबसे पहला पॉइंट जो छात्रों को कंफ्यूजन होता है, लिथियम आयन सेल या फिर लिथियम आयन बैटरी। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, मुझे लगता है कि बहुत सारे छात्रों को यह मालूम नहीं होगा। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखती हो, सेल कहलाती है, जबकि दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं। वैसी प्रक्रिया जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो सेल कहलाती है, वैसी युक्ति को सेल कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन की, तो ऐसी स्थिति में वो बैटरी कहलाती है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें लिथियम आयन बैटरी की, इसकी कुछ विशेषताओं की, तो ऐसे में पहला पॉइंट है लिथियम आयन बैटरी तेजी से चार्ज होती है और ये लंबे समय तक चलती है तथा यह पुनः चार्ज करने योग्य होती है, यानी कि एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, ये लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है चार्ज करके। अगले पॉइंट की बात करें तो यह मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बेहतर विकल्प के रूप में मानी जाती है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आगे बढ़ रही है, तो इसी दिशा में टाटा ग्रुप ने इस तरह का पहल अपनाने की घोषणा की है और गुजरात में इसका एक प्लांट स्थापित करने की बात कही है। अगले पॉइंट की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी के अधिकांश कंपोनेंट को रिसाइकिल किया जा सकता है, यह भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। चूंकि यहाँ पर लिथियम की बात हुई तो लिथियम के बारे में एक जानकारी हमने आपको दिया था कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा विशाल भंडार मिला है, ये जानकारी दिया था और आपको ध्यान होगा ये बहुत ज़्यादा खबरों में था। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये ध्यान रखिए, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपकी 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। आपका जो एग्जाम प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 को एग्जाम आयोजित होना है। तो इस तिथि को ध्यान रखिए, अपने तैयारी का बेहतरीन आकलन करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर ये 40 से प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है आप उसे ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कीजिए, जहां पर सारे प्रश्नों का आपको समग्र विश्लेषण मिलेगा। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है। यहाँ पर कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रश्न में पूछा गया कि बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला। तो बड़े राज्यों के दृष्टिकोण देखें तो इसमें पहले स्थान पर रहा केरल। किसी भी विकल्प में हमारा केरल नहीं है, अर्थात यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई द्वारा 5वां खाद्य सुरक्षा या फिर 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। ये इसका 5वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंक हासिल की और उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर पंजाब और तमिलनाडु क्रमशः तीसरे स्थान पर रहा। तो टॉप 3 राज्य की बात करें तो केरल पहले स्थान पर, पंजाब दूसरे और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहा। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर जो छोटे राज्य हैं, तो छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें गोवा शीर्ष स्थान पर रहा, मणिपुर दूसरे तथा सिक्किम तीसरे स्थान पर रहा।
इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि गोवा ने शीर्ष और मणिपुर तथा सिक्किम ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया या फिर तीसरे स्थान पर है। और वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। ये केंद्र शासित वर्ग की बात यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्र शासित वर्ग में जम्मू कश्मीर पहले, दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मनसुख मंडाविया द्वारा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में युगांडा में भारत का राजदूत या फिर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है उपेंद्र सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में युगांडा में भारत के नए राजदूत के रूप में हुई है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1908 के अधिकारी उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हालांकि अब तक की बात करें तो वे अब तक पनामा में भारत के राजदूत थे। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि प्रश्न में हमने आपको पूछा कि युगांडा में भारत का राजदूत कौन नियुक्त किया गया। यहाँ पर हमने राजदूत शब्द का प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि राजदूत और उच्चायुक्त में फर्क ये क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, वही जानकारी यहाँ पर हमने आपको दिया है कि उच्चायुक्त जो शब्द है किसी राष्ट्रमंडल देश में राजपूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राजपूत शब्द का जो इस्तेमाल है ये बाकी देशों के लिए किया जाता है। लेकिन वैसे देश जो राष्ट्रमंडल देशों की श्रेणी में नहीं है या फिर जो राष्ट्रमंडल देश नहीं कहे जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ के लिए राजदूत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर दर्शाई गई है, जैसे कि राष्ट्रमंडल देश उन देशों के समूह को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई कि ब्रिटेन से कभी न कभी वे जुड़े हुए थे, तो इसी चीज़ का यहाँ पर खंडन किया गया है। जैसे वो देश है जिनको ब्रिटेन ने कभी अपना गुलाम बनाया हो, कुछ समझौते के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हो, तो कहीं न कहीं किसी भी रूप में ब्रिटेन से जुड़े हुए वो देश हैं। तो इस प्रकार से वैसे देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है और राष्ट्रमंडल देश में राजदूत को उच्चायुक्त भी कहा जाता है। हालांकि हम भारत की बात करें तो भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है जो कि ब्रिटेन का गुलाम था। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर शासन किया था, यानी कि अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर कह सकते हैं मतलब एक प्रकार का उपनिवेश था। तो कहीं ना कहीं भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी है कि मौजूदा समय में विभिन्न देशों में जो भारतीय राजदूत हैं वे कौन कौन है। तो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं वो जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़े आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये 13 मई 2023 तक के आंकड़े हैं। तो इसके तहत हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है, अमेरिका में वर्तमान में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। बात करें ग्रीस की तो अभी हाल ही में ग्रीस में भारतीय राजदूत बने हैं रुद्रेन टंडन, नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, श्रीलंका में गोपाल बागले, सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान और हाल ही में जापान में बने हैं राजदूत सीवी जॉर्ज। तो इतनी सारी जानकारी जो प्रमुख देश है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने आपके समक्ष रखा है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। दोस्तों अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। हर हाल में मुझे इस वीडियो में 1000 लाइक चाहिए। अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। 1 सेकंड का समय लगता है वीडियो को लाइक करने में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पर हम आज के अगले नवे प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत हाल ही में किनके द्वारा किया गया है। तो सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार लगातार मछुआरों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं और अभियान चलाती आ रही है। तो इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन साथ ही साथ डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की है। तो ये कहीं ना कहीं संबंधित है मछुआरों से या फिर वैसे वर्ग से जो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना है और इसके 7वें चरण की यानी कि जो सागर परिक्रमा है इसके 7वें चरण की शुरुआत अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है कि इसके 7वें चरण का शुभारंभ केरल और लक्षद्वीप में अभी हाल ही में किया गया है, या फिर यहीं से इसकी शुरुआत की गई या फिर शुभारंभ किया गया है। और फिर यहाँ पे अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आपको जानकारी दे दूं कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने
नॉलेज पार्टनर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि सीजीजी हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से 8 जून 2023 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। ये आपको ध्यान रखना, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नॉलेज पार्टनर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ संयुक्त तौर पर इसकी शुरुआत की या फिर इसे जारी किया है 8 जून 2023 को। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी फिलहाल इसके बारे में ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा खुद की ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, केरल हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। केरल सरकार का लक्ष्य राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना है। इस पहल के बेहतर संचालन के लिए केरल सरकार ने अपने स्वामित्व वाली केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसे शॉर्ट में कहा जाता है केफोन, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा इसके बेहतर संचालन के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा केफोन के बारे में, या फिर इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा केफोन क्या है, या फिर कह सकता है केरल फाइबर ऑप्टिक्स। ये अगर पूरा नाम दे दिया तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि हाल ही में खबरों में रहा केफोन क्या है, तो केफोन है इसका पूरा नाम केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, जो कि केरल सरकार की तरफ से इस पहल की शुरुआत की गई है राज्य में 20 लाख लोगों को मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए। और यहाँ पर एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि शुरुआती चरण में या फिर इसके पहले चरण में राज्य के 14,000 परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि केरल खुद की अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि स्थिरता और कार्बन तटस्थता की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट है कि इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में हवाई अड्डों को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल हब में बदलना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया, आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ वैसे छात्र जो खास करके बिहार में जो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होनी है, तो इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए इस बीपीएससी बुक को या फिर जो प्रैक्टिस सेट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नज़दीकी बुक स्टॉल से। और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।